हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र यानी नदियां और झीलों से संबंधित अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे हम इस वीडियो में करने वाले हैं कवर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उससे संबंधित जिला बताया गया है। दाई अजमेर, बाणगंगा जयपुर, काकनी जैसलमेर, वात्रक बांसवाड़ा। तो ये पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। वात्रक जो है वो बांसवाड़ा न होकर क्या रहेगा, डूंगरपुर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? आपके ऑप्शन है बनास बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन या साबरमती बेसिन। तो जल उपलब्धता के आधार पे जो जो नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय बेसिन पर है तो वो है बनास बेसिन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर बनास नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बेड़च, मेनाल, कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल, ढील व डाई है। इस नदी पर बिसलपुर बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो बनास नदी पर बिसलपुर बांध का निर्माण किया जा रहा है। कौन सी नदी पर? बनास नदी पे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है वो है बनास। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी भू आकृतिक प्रदेश में धरातलीय संरचना के नीचे की संरचना से भिन्न होती है तो अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली विकसित होती है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण सोन, चंबल, स्वर्ण तथा बनास इत्यादि नदियाँ हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। तो आपने बताना है कि उल्कापिंड प्रहार क्रेटर कहाँ पे स्थित है। रामगढ़ 12, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ सीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ 12। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC रामगढ़ 12 में है। भारत में कुल 3 स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में स्थित है। महाराष्ट्र में लुनार क्रेटर, बुलढाना, ढाला क्रेटर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो है किस नदी की है, वो है बनास नदी की। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। बनास नदी राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ किले के पास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। यह सवाईमाधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। यही नदी मेवाड़ के मैदान की महत्वपूर्ण नदी है। बेड़च व मेनाल इसकी दाएं तट की सहायक नदियां हैं तथा कोठारी, खारी, डाई, ढील, सोहद्रा, मोरेल और काली सिल इसके बाएं तट की सहायक नदियां हैं। बनास नदी की कुल लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। मातृकुंडिया बांध, बिसलपुर बांध और इसरदा बांध बनास नदी पर ही निर्मित है। बनास नदी को ही राजस्थान की यमुना, वन की आशा तथा वर्णाशा भी कहते हैं। बनास राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी बेड़च और मेनाल नदियों के साथ त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बनास राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है। तो बनास नदी जो है वो त्रिवेणी संगम किसके साथ करती है? वो करती है बेड़च और मेनाल के साथ। तो यह हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बनास नदी का
उद्गम स्थल है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल जो है वो है खमनोर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बनास नदी का निकास है, यानी कि बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ। कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से जो है बनास नदी निकलती है, जिसे कि वन की आशा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है चंबल, लूनी, बनास, माही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास। बनास नदी है जो राजस्थान में पूर्णतः बहती है और सबसे लंबी नदी है बनास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली नदी है बनास, ना कि चंबल। आगे देखते हैं, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? तो जैसा कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि वर्णाशा या वन की आशा जो है बनास नदी को कहा जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो ऐसी नदी जो है वो है बनास नदी, ना कि चंबल। तो ये इसका संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र जो है वो पूरे राजस्थान में ही है सीमित। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पार्वती। पार्वती नदी जो है वो बनास की एक सहायक नदी नहीं है। पार्वती नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, अपितु पार्वती चंबल की सहायक नदी है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पार्वती जो है वो चंबल की सहायक नदी है, ना कि बनास की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान जो है वो बनास बेसिन का भाग है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली का मैदान शिष्ट व निस्प चट्टानों से निर्मित है। यह एक तृतीयक संप्राय भूमि है। यह परतदार चट्टानों से मिलकर बनी है। किशनगढ़ व मालपुरा के अधिकांश भाग में मोटे जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। बनास बेसिन का विस्तार पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा एवं टोंक जिलों में है। बनास बेसिन राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के मैदान का भाग है। अगला प्रश्न है, किस संस्कृति से जुड़े स्थान प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? किस संस्कृति से जुड़े स्थान प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? जी, आपके ऑप्शन है गणेश्वर संस्कृति, लोह युग संस्कृति, आहड़ संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ संस्कृति। बिल्कुल, आहड़ संस्कृति जो है वो बनास नदी के क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। व्याख्या देखते हैं, आहड़ सभ्यता बनास नदी की सहायक बेड़च या आहड़ नदी के आसपास मिली है। आहड़ सभ्यता के अवशेष उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ का प्राचीनतम नाम आघाटपुर है। स्थानीय लोग इसे धूलकोट भी कहते हैं। बागौर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? जो बागौर भीलवाड़ा है वो किस नदी से संबंधित है, आपने बताना है। लूनी, बनास, कोठारी या चंबल। तो बागौर भीलवाड़ा जो है वो कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बागौर भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। यह मध्य पाषाणकालीन स्थल है। कोठारी नदी बनास नदी की सहायक है। वर्ष 1967 ईस्वी में डॉक्टर LM लेशनिक द्वारा इस स्थल की खोज की गई। यहाँ पर उत्खनन कार्य VN मिश्र एवं बसंत शिंदे के नेतृत्व में कराया गया। यहाँ पर कृषि कार्य किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
बागोर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना जाता है। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है। तो भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागोर स्थित है? तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, कोठारी नदी पर। अगला प्रश्न है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो पहला तो है कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी खारी नदी, और वो किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो जो खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। तो बेसिकली जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है वो 3 भागों में बंटा हुआ है। पहला है बंगाल की खाड़ी वाला से, दूसरा है अरब की खाड़ी से, और तीसरा है आंतरिक प्रवाह वाला, यानी कि जो एक स्थान से निकल के वहीं पे थोड़ी दूर चल के जहाँ पे नदियाँ समाप्त हो जाती है। पढ़ते हैं व्याख्या। खारी नदी राजस्थान के राजसमंद जिले के बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा व टोंक जिलों में बहती हुई बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। तो खारी नदी का जैसे कि हम पढ़ के आ चुके हैं वो है बिजराल गांव। बिजराल गांव की पहाड़ियां हैं जहां से खारी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है कौन सी है? वह है बनास नदी। तो यहाँ पे बी जो है ऑप्शन वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घग्गर का मैदान स्थित है। तो आपके ऑप्शन है झुंझुनू सीकर जिले में, जालौर सिरोही जिलों में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये ये हमारे राजस्थान का एक नक्शा है और जो घग्गर नदी है वो इधर से होके इस तरह से चली जाती है। तो यहाँ पे जो ज़िले आ रहे हैं वो एक तरफ यहाँ पे गंगानगर है और यहाँ पे हनुमानगढ़ है। इस तरह से ये घग्गर नदी जो है वो निकल के आती है और ये इधर से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम ये व्याख्या देख सकते हैं। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी से होता है। यह हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद हरियाणा, पंजाब में बहते हुए राजस्थान में उत्तर दिशा से हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। पूर्व में मानसूनी वर्षा के दौरान इस नदी का पानी राजस्थान के अनूपगढ़ तक पहुंच जाता था। घग्गर नदी का मैदान राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी आदि नामों से जाना जाता है। इस नदी को भारत में घग्गर व पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके कुछ अन्य नाम भी है। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? तो जैसा कि हम पढ़ के आए हैं ये अनूपगढ़ तक पहुँच जाती थी। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो वो है घग्गर नदी, जैसा कि हम पढ़ के आए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो वो है घग्गर नदी। इसे घग्गर नदी, मृत नदी, नट नदी, सोतर और ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न है, वाकल, वत्रक, मेसवा और हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? तो वाकल, वत्रक, मेसवा और हथमती ये सारी नदियां जो है वो साबरमती की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याख्या देखते हैं। वाकल, वत्रक, मेसवा, हथमती, हरनव, सेई, माजम आदि साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में बहते हुए गुजरात में प्रवेश करती है
तथा अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। यह नदी गुजरात की राजधानी गांधीनगर साबरमती नदी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की रुणठित सरिता किस नदी को कहा जाता है? तो जो रुणठित नदी है वो किसे कहा जाता है? बाणगंगा को कहा जाता है। बाणगंगा यानी अर्जुन की गंगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाणगंगा नदी जयपुर के निकट बेराट यानी विराट नगर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है तथा इसे राजस्थान की रुणठित नदी कहा जाता है। यह नदी अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर एवं धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। गोमती, नाला एवं सूरी इसकी दाएं तट की तथा स्वान एवं पालसन इसके बाएं तट की सहायक नदियां हैं। वर्तमान में बाणगंगा नदी तलहट के जमाव के कारण केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य के समीप अवरुद्ध हो जाती है। पूर्व में यह नदी भरतपुर और आगरा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो नदी है राजस्थान की और मिल रही है यमुना से, तो वो कौन सी नदी है? वो हो जाएगी बाणगंगा यानी अर्जुन की गंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा। प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी के पेपर में ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है जी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी कथन है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। और दूसरा है, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी बात इनमें से सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे ए कथन सही है जबकि आर जो है वो गलत है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, उससे पहले पढ़ते हैं। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी की जानापाव पहाड़ी से होता है। यह राजस्थान में 84 के निकट प्रवेश कर कोटा, बूंदी जिलों की सीमा बनाती हुई सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। ये 12 नदी है। इस नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज बना हुआ है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पाद दोनों में किया जाता है। राजस्थान में जल द्वारा प्रदान सबसे अधिक चंबल नदी द्वारा होता है। चंबल नदी बेसिन में उत्खात भूमि डांग बीहड़ पाया जाता है। यह भूमि अवनालिका प्रदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गई है। यह उत्खात स्थलाकृति राजस्थान के कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर तथा धौलपुर जिलों एवं उत्तर प्रदेश के इटावा तथा मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, श्योपुर आदि जिलों में फैली हुई है। कोटा बैराज पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। चंबल नदी के किनारे स्थित 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले कोटा शहर से अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित पदार्थ विक्षेपित किया जाता है। बढ़ते जल प्रदूषण के कारण चंबल नदी के घड़ियाल और डॉल्फिन समेत सभी जलीय वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल द्वारा अपरदन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं व्याख्या में कि चंबल द्वारा जो है सबसे अधिक अपरदन होता है, जल अपरदन। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है जानापाव की पहाड़ियाँ से, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है, यानी जो हमेशा ही बहती है, तो वो कौन सी है? चंबल नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृति वाला है? तो कौन सा है? तो वो है चंबल बेसिन, जहाँ पे सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो हम पढ़ के आए थे कि चंबल जो बेसिन है वहाँ पे सर्वाधिक बीहड़ हमें देखने को मिलते हैं। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो वो है कोटा बैराज क्षेत्र।
जहाँ पे चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिलों की सीमा बनाती है? तो चंबल नदी जो है वो कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? तो किस जिले में? तो जिला पूछा है तो जिला है कोटा, जहाँ पे काली सिंध जो है वो चंबल से मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी काली सिंध मध्य प्रदेश में देवास के पास की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के बारां और झालावाड़ से गुजरते हुए कोटा जिले के नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां आहू, परवन, निवाज व उजाड़ है। अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? चंबल, बनास, साबरमती या घग्गर नदी? तो चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी के द्वारा बनाया गया है। व्याख्या देखते हैं। चूलिया जलप्रपात राजस्थान की कोटा जिले में चंबल नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। राणा प्रताप सागर बांध चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बनाया गया है। यह एक गुरुत्वीय बांध है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत में है? तो चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र जो है वो टोटल कितने में है? तो वो है 20.90% में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? साबरमती, चंबल, बनास और माही? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका चंबल। चंबल नदी जो है वो कामधेनु नदी भी कहा जाता है इसे। प्राचीन काल में चंबल नदी को चर्मण्यवती के नाम से जाना जाता था। अलनिया, बनास, पार्वती, काली सिंध, मेज आदि इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? यानी पहले कौन सी आएगी? तो सबसे पहले आएगी गुहिया, उसके बाद आएगी बांडी, उसके बाद आएगी सुकड़ी, फिर आएगी जवाई, यानी गुबा सूजा। ये एक प्रकार की हमारी इसकी याद करने की ट्रिक है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। लूणी, साकरी, इसके अन्य नाम जो है लूणी, साकरी, लवणवती, लवणाद्री, मरुगंगा, खारी मीठी। नदी का उद्गम अजमेर में अरावली श्रेणियों के नाग पहाड़ियों से होता है। तत्पश्चात यह दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस नदी के उद्गम से लेकर अंत तक सहायक नदियां हैं गुहिया, जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी एवं सागी। यह नदी अपने उद्गम स्थान से बालोतरा तक मीठा पानी ले जाती है, परंतु बालोतरा के बाद स्थानीय मिट्टी के खारेपन के कारण इस नदी का जल खारा हो जाता है। इसकी लंबाई लगभग 511 किलोमीटर है। लूणी बेसिन राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का एक भाग है। लूणी एवं उसकी सहायक नदियों के बेसिन को गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर व नागौर जिलों तक है। इस क्षेत्र में जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ स्थित है, जो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। लूणी बेसिन का उत्तरी भाग थली और पूर्वी भाग काला भूरा डूंगर कहलाता है। अगला प्रश्न है, लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो वो है बालोतरा। बालोतरा तक लूणी का जल जो है मीठा रहता है और बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी क्षेत्र, गोंडवाना प्रदेश, मावली क्षेत्र या गोडवाड़ क्षेत्र? तो लूणी का जो क्षेत्र है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है गोडवाड़ क्षेत्र, यानी डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी है? लूणी बेसिन की जो पूर्वी सीमा है वो है काला भूरा डूंगर। डूंगर का अर्थ होता है पहाड़। अगला प्रश्न है, आज का हमारा अगला प्रश्न है, लूणी बेसिन राजस्थान के
किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो वो है पश्चिमी मरुस्थल, यानी बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र जो है उसमें लूणी नदी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो तिलवाड़ा में जो है लूणी से ज्वाई नदी मिलती है। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ज्वाई नदी बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से मिल जाती है। अगला है, कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से किस नदी से निकाला गया था? तो वो था लूणी नदी से। क्या थी पूरी कहानी, स्टोरी पढ़ते हैं। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी लूणी नदी से होकर गया। लूणी नदी को पश्चिमी मरुस्थल की गंगा व मारवाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो लूणी का जो प्रदूषण का प्रमुख सोर्स है, आई थिंक वो रंगाई छपाई उद्योग है। बिल्कुल, लूणी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है रंगाई छपाई उद्योग है। तो यहाँ पे ए है जो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वह कौन सी नदी है? तो वो नदी है आई थिंक माही और चंबल में से कोई एक है। माही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यह बांसवाड़ा जिले के खांटू ग्राम से दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश करती है। यह बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए बहती है। इसके उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम, अनास, पनाम, जाखम, चाप, एरू, भादर, इराऊ, हारन, मोरन आदि है। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। अगला प्रश्न है, अनास, एरू तथा चाप किसकी सहायक नदियां हैं? तो अभी हम पढ़ के आए हैं, वो है माही नदी। तो ये अनास, एरू और चाप माही की सहायक नदियां हैं। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो वो ऐसी नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, वो कौन सी नदी है? वो है माही नदी। माही माही। अगला प्रश्न है, वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती है, नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती है कौन सी है? तो वो है जी माही नदी। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल माही। माही नदी का किनारा कहलाता है, तो माही नदी का किनारा छप्पन भी नहीं है, थली देवल भी नहीं है, ये कहलाता है कांठल। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है माही। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में ये हमारे राजस्थान का मान लीजिए दक्षिणी पार्ट है, तो चंबल नदी जो है वो इस तरह से होके इस तरह से आती है। इस कारण ये क्या है, कर्क रेखा को 2 बार यहाँ पे काटते हुए प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? भादर, इराऊ, हारन, मोरन ये जो है वो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है?
तो माही जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। अभी हमने देखा था जैसे। अगला प्रश्न है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर जो है किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो ये नहर जो है ना, चंबल, जाखम, गंभीर इनसे न होकर माही नदी से ही अपना जल प्राप्त करती है। बिल्कुल सही जवाब है ये। इस नहर द्वारा 21,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, छप्पन मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो छप्पन मैदान का संबंध जो है वो माही नदी से है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। छप्पन का मैदान माही नदी बेसिन में स्थित है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है? छप्पन बेसिन जो है वो बांसवाड़ा जिले में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? गलियाकोट जो है वो बहुत ही फेमस एक तीर्थ स्थल है। पढ़ेंगे इसके बारे में व्याख्या में। लेकिन ये किस नदी किनारे है? तो ये माही नदी के किनारे है। देखते हैं व्याख्या। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट दरगाह जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तहसील का छोटा सा कस्बा है जो माही नदी के किनारे स्थित है। यहाँ फ़कीर सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार है जो शिया संप्रदाय के बोहरा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है। बिल्कुल ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि शिया संप्रदाय के बोहरा मुसलमानों का जो फेमस धार्मिक स्थल है वो है गलियाकोट, और गलियाकोट का उर्स भी वहाँ पे लगता है। अगला प्रश्न है, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है? तो माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियाँ कौन सी है? वो है अनास, पानम एवं चाप। तो यहाँ पे देखा जाए तो चाप भी है और अनास दोनों आगे, इस कारण यहाँ पे जो है स्टार बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोम एवं सहायक नदियाँ है। सोम एक सहायक नदी किसकी है? तो ये है माही नदी की सहायक नदी है। सोम नदी माही की दाएं किनारे की सहायक नदी है। सोम नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है। गोमती एवं जाखम इसके दाएं तट की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, जाखम नदी एक सहायक नदी है? तो जाखम जो है वो है सोम नदी की सहायक नदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जाखम सोम नदी की एक सहायक नदी है, जबकि सोम माही की सहायक नदी है। जाखम नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले के छोटी सादड़ी नामक स्थान से होता है। यह नदी उदयपुर के धरियावाड़ तहसील के समीप सोम नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? तो चेन्ना, माही, अनास, सोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम नदी जो है वो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। बांसवाड़ा जिले में तो माही है, अनास है, चेन्ना, ये तीन प्रमुख नदियां बहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? साबरमती, माही, वाक्कल या पश्चिम बनास। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाक्कल जो है इसका अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है राजस्थान में, बहुत ही कम है। ये देख सकते हैं हम अपवाह क्षेत्र अलग अलग नदियों के हमारे सामने दिखाया गया है। जो सबसे अधिक जो है वो हम देख सकते हैं बनास का है, कितना 16,985 वर्ग किलोमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? नागौर जिले से संबंधित नहीं है तो कौन सी है? लूणी, मेंता, जोजड़ी और अलनिया। ये हमारे ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, अलनिया। अलनिया नदी राजस्थान के नागौर जिले में नहीं बहती है, जबकि लूणी, जोजड़ी और मेंथा नदी नागौर जिले में बहती है। अरनिया नदी मुकिंदवाड़ा पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी ढलानों से निकलती है और कोटा में नोटाना गांव के पास चंबल में शामिल होने से पहले लगभग 58 किलोमीटर बहती है। अतः अरनिया नदी नागौर जिले में नहीं बहती है।
अगला प्रश्न है, ज्वाई नदी में जल प्रदूषण का कारण है। तो ज्वाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? रंगाई और छपाई उद्योग, जिसके कारण क्या है, उनका जो नदी है वो प्रदूषित हो रही है। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्वाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण रंगाई और छपाई उद्योग है। ज्वाई नदी का उद्गम उदयपुर में अरावली श्रेणी से होता है। ज्वाई नदी पर सुमेरपुर पाली के पास ज्वाई बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? गिलोंड, जोधपुरा, नगरी या ब्रोड? तो साबी नदी के तट पे जो प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का स्थल था वो था जोधपुरा। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या। प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का जोधपुरा स्थल साबी नदी या साहिबी नदी के तट पर जयपुर जिले में बसा हुआ था। साबी नदी भारत में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में बहने वाली एक अल्पकालिक वर्षा आधारित नदी है। इस नदी की लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। गिलोंड राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ब्रोड राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उदयपुर, कोटा, अजमेर या दौसा? तो डाई नदी का संबंध जो है वो सी अजमेर से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या डाई नदी का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। यहाँ की अन्य प्रमुख नदियाँ हैं साबरमती, सरस्वती, लूणी, खारी, बनास। अगला प्रश्न, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है बिजराल पहाड़ी, दिवेर पहाड़ी, कुगुंदा पहाड़ी या पडरार पहाड़ी? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी दिवेर पहाड़ी। देखते हैं वह क्या। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर पहाड़ी राजसमंद जिला है, जिसकी लंबाई लगभग 145 किलोमीटर है। यह भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती ऐसी नदी कौन सी है? वो है लीलड़ी। बीतकी, सुकड़ी व गुगरी नदियाँ जैसलमेर बेसिन में गिरती है। लीलड़ी नदी का उद्गम पाली जिले में सोजत के पहाड़ों से होता है। यह लूणी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं है? आपके ऑप्शन है खारी, डाई, मानसी और बनास। कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं है? तो वो हो जाएगी मानसी। मानसी नदी जो है वो अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले से होकर बहती है, जबकि खारी, डाई व बनास आदि नदियाँ अजमेर जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो मानसी भीलवाड़ा में। निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? मोरेल, बाणगंगा, काकनी या ढूंढ? तो कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकनी। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, काकनी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती। यह नदी कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर के निकट कुछ ही दूरी तक प्रवाहित होने के पश्चात मरुस्थलीय भाग में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? कौन से जिले में भाई ये नदी जहाँ पे से जल प्रदूषण का सामना करना पड़ता है? करौली, अलवर, भरतपुर, जयपुर। तो जो द्रव्यवती नदी है वो जयपुर में जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। द्रव्यवती नदी जैसल्या गांव में नाहरगढ़ किले की तलहटी में आमेर की बर्फ पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान से निकलती है और ढूंढ नदी से मिलने के लिए 47.5 किलोमीटर लंबी उत्तर से दक्षिण तक
जयपुर शहर से पश्चिम की ओर बहती है। जयपुर की अधिकांश आबादी इस नदी की परिधि में निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालौर जिले में नहीं बहती है? बांडी, मैनाली, सुकड़ी, लूनी। तो जालौर में जो नहीं बहती वो है मैनाली नदी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या इसकी। जालौर जिले में मैनाली नदी प्रवाहित नहीं होती। इस जिले में लूनी, बांडी, सुकड़ी और ज्वाई नदियाँ प्रवाहित होती है, जबकि मैनाली नदी भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो कुराल नदी का संबंध जो है वो है बूंदी, बारां, सीकर या डूंगरपुर। इनमें से अगर पूछा जाए तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बूंदी। कुराल या मंगली नदी का संबंध राजस्थान के बूंदी जिले से है। बूंदी जिससे अन्य नदियाँ मेज, ब्राह्मणी, गोदावरी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, अरब सागरीय अफवाह का अंग है कोठारी नदी, ज्वाई नदी, बेड़च नदी या बनास नदी। तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र का जो अंग है वो है ज्वाई नदी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ज्वाई नदी। अगला प्रश्न है, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो जोधपुरा सभ्यता जो है वो साबी नदी के निकट स्थित है। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी तट पर स्थित है। साबी नदी भारत में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली राज्य से होकर बहने वाली एक अल्पकालिक वर्षा आधारित नदी है। जोधपुरा सभ्यता एक लौह युगीन प्राचीन सभ्यता है जिसका उत्खनन 1972-73 में आर.सी. अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडस नदी के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन बेडस नदी के संबंध में सही नहीं है? तो वो है, इसका जो कथन है जो सही नहीं है वो है, यह है गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। नहीं, ये हमारा ही जो है यहाँ पे असत्य हो जाएगा, बिल्कुल। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। बेडस नदी उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर के उत्तर पूर्व में इसकी लंबाई 157 किलोमीटर और बेसिन क्षेत्र 7,502 वर्ग किलोमीटर है। यह बनास नदी की सहायक नदी है जो गंगा नदी बेसिन से संबंधित है। यह भीलवाड़ा जिले के बिगोद गांव के निकट बनास नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गंभीरी, औराई, वैगन, बागली, आयड़ नदियां हैं, अतः विकल्प डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है पुरातात्विक स्थल, दूसरी तरफ है नदी। जोधपुर साबी, ओजियाना खारी, कालीबंगा गग्गर, बालाथल कांतली। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बालाथल कांतली। बालाथल जो पुरातात्विक स्थल है वो कांतली नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये उदयपुर जिले में बेडस नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज यानी बालाथल की खोज जो है 1962-63 में डॉक्टर वी.एन. मिश्र द्वारा की गई थी। यहाँ से कपड़े, बर्तन, भवन, भट्टी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं, जबकि अन्य सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है काकनी, कांतली, बाणगंगा या गंभीरी। तो राजस्थान की जो कांतली नदी है वो तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान की कांतली नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलने के बाद सीकर जिले में बहती हुई झुंझुनू जिले के मंडेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। सीकर जिले में इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता तथा झुंझुनू जिले में सुनारी सभ्यता विकसित हुई थी।
राजस्थान के अगले प्रश्न है, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो आपके ऑप्शन है पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, सी टोंक और डी बालोतरा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा। राजस्थान के बालोतरा कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है, जिस कारण क्या यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? आपके ऑप्शन है आहू, परवन, निबाज, पिपलाज। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पिपलाज जो है वो कोटा जिले में नहीं है। कोटा जिले में निम्नलिखित नदियाँ प्रवाहित होती है। कोटा की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? चंबल, काली सिंध, पार्वती, आहू, परवन, निबाज आदि। जबकि पिपलाज नदी राज्य के झालावाड़ जिले में बहती है। अगला प्रश्न है, नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है, लूणी, माही, जवाई, पार्वती। यहाँ पे जो है इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। लूणी नदी अरावली श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। 320 किलोमीटर लंबी यह नदी अरावली के समांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहद झील से निकलती है। माही मेहद से निकलती है। 580 किलोमीटर की लंबाई में धार, झाबुआ, रतलाम आदि में प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों की सीमा रेखा बनाती है। तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं था। अगला प्रश्न है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है कौन सा है? उत्तर पूर्वी। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? तो बाणगंगा बनास है, कोठारी लूणी, सुकड़ी चंबल की सहायक है और जाखम जो है वो यहाँ पे बाणगंगा जो है वो बनास की सहायक नहीं है, कोठारी लूणी की सहायक नहीं है, सुकड़ी चंबल की सहायक नहीं है, लेकिन जाखम जो है वो माही की सहायक नदी है। देखते हैं व्याख्या। माही नदी की सहायक नदी जाखम है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहने के पश्चात खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। माही की अन्य सहायक नदियाँ सोम, अनास, चांप और मोरेन नदियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं है कौन से है? जैसलमेर व बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर, बीकानेर व चूरू, जोधपुर व जैसलमेर। तो भले ही जैसलमेर जो है एक सूखा एरिया है, लेकिन यहाँ पे नदी बहती है, तो हम यहाँ पे इसको नहीं मान सकते। तो जिसमें जैसलमेर है वो ऑप्शन है बिल्कुल अपने आप कट हो जाएगा। और एक ऑप्शन है जिसमें जैसलमेर नहीं है, बीकानेर व चूरू। बिल्कुल ये दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान राज्य के बीकानेर और तथा चूरू जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, जबकि जैसलमेर जिले में काकने, लाठी, चौगण, दरुआ, धोबड़ी ये नदियाँ हैं। बाड़मेर में लूणी और सोकड़ी नदियाँ, जालौर में लूणी, बांडी, जवाई, सोकड़ी नदियाँ, जोधपुर जिले में लूणी, मावड़ी, जोजरी नदियाँ प्रवाहित होती है। देखा आपने जैसलमेर जिले में कितनी सारी नदियाँ हैं। अगला है, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ सहायक है, तो हमें बताना है कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो बनास, ढूंढ, माही, मीनाल, लूणी, जोजड़ी, साबरमती, माजम। तो यहाँ पे माही जो है ये वाला जोड़ा जो है वो
सुमेलित नहीं है। मिनाल नदी जो है वो माही की सहायक नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। बनास की सहायक नदी है डूंड, खारी, मानसी, बेडच, कोठारी। माही की सहायक नदियाँ हैं सोम, अनास, इराऊ, चाप, चाखम, मोरेन, मिनाल। लूनी की सहायक नदी है जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी और जवाई। साबरमती की सहायक नदी है माजम, वाकल, मेसवा, वात्रक। मिनाल नदी बनास की सहायक नदी है, अतः बी विकल्प यहाँ पे सही था। अगला प्रश्न है कौन निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी बताई गई है। तो यहाँ पे जो है डी हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बनास की सहायक नदी सागी जो है वो सम्मिलित नहीं है। और यहाँ पे इसने सहायक नदी पूछा था। माही की अनास है, लूनी की बांडी है, काली सिंध की निवाज है, लेकिन बनास की सागी नहीं है। यह हम यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है बेणेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है। तो बनास, माही, चाखम ये बेणेश्वर इन नदियों पे संगम है, लेकिन जो बनास है वो ये इसमें शामिल नहीं है। पढ़ते हैं व्याख्या। वनवासियों का धाम कहलाने वाले बेणेश्वर सोम, माही और चाखम नदियों के संगम पर डूंगरपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल सोम, माही, चाखम है, बनास इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बेणेश्वर माही नदी व किसका संगम है। तो बेणेश्वर पे जो है वो सोम है, माही नदी व सोम का संगम है। बिल्कुल सोम को यहाँ पे लिया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ तीन नदियों का संगम होता है, तो वह कौन सा जिला है। वो है डूंगरपुर। और यहाँ पे तीन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो वो है सोम, माही और जाखम। अगला प्रश्न है राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों का मिलन स्थल पर स्थित है। तो बेणेश्वर त्रिवेणी जो है वो सोम, माही और जाखम इन तीनों के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला प्रश्न है बनास, चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सवाई माधोपुर। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान राज्य में प्रवाहित बनास, चंबल और सीप नदियाँ आपस में सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर घाट में मिलती है और संगम का निर्माण करती है। सीप और बनास दोनों चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी बाएं से तथा सीप नदी दाएं से चंबल नदी में मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। चाखम, माही तथा एरू तीनों नदियाँ राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है। तो ये जो तीनों नदियाँ हैं वो राजस्थान में कहाँ, प्रतापगढ़ जिले का निरूपण करती है। कौन कौन सी, चाखम, माही तथा एरू। व्याख्या देखते हैं यहाँ पे कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मुख्यतः तीन प्रमुख नदियाँ बहती है, माही और उसकी सहायक नदियाँ जाखम, एरू नदियाँ। माही मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलकर अरब सागर में गिरती है। जाखम चित्तौड़गढ़ से निकलकर प्रतापगढ़ में माही से मिल जाती है, जबकि एरू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा बांसवाड़ा में माही में मिल जाती है। तो ये इसकी व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है, और इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बनास की सहायक नदी मोरेल है,
चंबल की मेज है, माही की चाप है, जबकि लूनी की जो सहायक नदी वो खारी नहीं है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। कांतली, चंबल, लूनी, बनास। चंबल, लूनी, बनास, कांतली, लूनी, बनास, कांतली, चंबल, बनास, कांतली, चंबल, लूनी। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। कांतली, चंबल, लूनी और बनास, ये इनका सही आरोही क्रम है राजस्थान क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से। ये व्याख्या है, पढ़ते हैं। राजस्थान भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित है। कांतली, चंबल, लूणी, बनास। काच, लूब। कांतली नदी का उद्गम अरावली श्रेणी से होता है। इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। यह आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है और हजारों वर्ष पूर्व सीकर जिले में इस नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले के जानापाव पर्वत से होता है। राजस्थान में इसकी लगभग 322 किलोमीटर लंबाई है। यह यमुना की सहायक नदी है। लूणी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से होता है। यह उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह राजस्थान में लगभग 330 किलोमीटर बहने के पश्चात कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है। बनास नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले के अरावली के खमनोर पहाड़ियों से होता है। यह चंबल की सहायक नदी है जो राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली एकमात्र नदी है। इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। किसकी बात हो रही है? बनास की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वो है चाकम और माही। देखते हैं व्याख्या। कोठारी, बनास, सुकड़ी, लूणी, चाकम, माही, बाणगंगा, यमुना। तो कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सोम माही, चाकम लूणी, पार्वती चाकम या कोठारी लूणी। तो यहाँ पे सही युग्म जो है वो है सोम और माही। व्याख्या देखते हैं। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर की सीमा बनाने वाली माही नदी एमपी के विंध्याचल पर्वत से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। मणेश्वर नामक स्थान पर इसमें सोम एवं चाकम नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। माही नदी पर सहायक बजाज सागर बांध बनाया गया है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है एवं कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है। जाकम माही की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंबल, पार्वती, लूणी, सुकड़ी, माही, सोम, बनास, कुंटाल। तो सुमेलित जो नहीं है वो कौन सा है? वो है बनास कुंटाल। कैसे? तो ये आप यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। तो अरब सागर की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो है साबरमती, सोम, माही और लूणी। ये अरब सागर में गिरती है इस तरह से। तो अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में जो शामिल नहीं है वो है पश्चिमी बनास नदी, जबकि रूपारेल, काकनी और सावी ये अंतः प्रवाह की नदियां हैं। ये आप यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदी कौन कौन सी है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन में हम देख सकते हैं कांतली, मसूरती, साबी और बाणगंगा, ये अंतः प्रवाह की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है?
आपके ऑप्शन है साबी, कांतली, वापणी और कांकनी। तो जो अंतःप्रवाह की नदी नहीं है वो है वापणी। इसी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? घग्गर, कांटली, साबी, कोठारी। तो जो कोठारी नदी है वो अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या। कोठारी नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। ये राजसमंद जिले में देवगढ़ के पास अरावली पहाड़ियों में निकलती है तथा अंत में कोठरी तहसील के नंदराय में बनास नदी में मिल जाती है। इस नदी पर बना मेजा बांध भीलवाड़ा जिले को पीने का पानी उपलब्ध करवाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।